नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार गिरी मिशन स्टडी पर आज आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिखाने जा रहा हूं। आप गौर से देखिए और समझिए, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा और इसके पूरे सिस्टम को आपको समझने में काफी कम वक्त लगेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको जानने से पहले अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलूंगा, जहां मेंडलीफ आवर्त सारणी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। आप गिरी मिशन पर जाकर के गिरी मिशन स्टडी पर और मेंडलीफ की आवर्त सारणी को देखें और समझें, जिसे मैंने बताया हुआ है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ कहता था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन वह टेबल काफी दोषपूर्ण था और तब जाकर के जब तत्वों की संख्या बढ़ी और परमाणु भार की जगह परमाणु संख्या को रखा गया, तब पीरियोडिक टेबल के काफी सारे दोष जो है वो क्या हो गए? दूर हो गए। परमाणु संख्या पर आधारित तत्वों को सजाने के लिए मोसले ने बताया था कि यदि मेंडलीफ के पीरियोडिक सारणी में, पीरियोडिक टेबल में अगर परमाणु भार की जगह परमाणु संख्या को रखा जाए तो काफी सारे दोष दूर हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि आप यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहां पर देख पा रहे हैं। और सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम जानना जरूरी है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात जहां आपने परमाणु भार देखा था वहां परमाणु संख्या रख दिया गया। अब आगे देखेंगे, एक नजर हम चलिए पीरियोडिक टेबल पर डालते हैं और पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। एक बड़ा सा पीरियोडिक टेबल जो कलरफुल है आपके सामने है, और इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ लाइंस है जो वर्टिकल लाइंस है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। कुछ उदग्र है तो कुछ क्या है? क्षैतिज है। अब यहां वर्ग और आवर्त को मैं समझाना चाहूंगा कि वर्ग क्या है, ठीक है। वर्ग क्या है और वर्गों की संख्या कितनी है। तो ये जितने आप देख रहे हैं उदग्र, वर्टिकल जो भी देख रहे हैं वह क्या है? वर्ग है। और वर्गों की जो कुल संख्या है वो 1 से लेकर के और कहां तक है? 18 तक है। 1 से लेकर 18 तक है। वर्गों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 18 तक है। और आवर्तों की संख्या जो है वो कितनी है? 1 से लेकर 7 तक है, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। आवर्त ऐसे है, ठीक है, जो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, मतलब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल आपके सामने है तो आप कहां जाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। कहां? किसके लिए? आवर्त के लिए। फर्स्ट पीरियड, यहां पर फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। इस प्रकार अब आवर्त सारणी को देखते हुए कुछ देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कौन कौन से पॉइंट है, आप अच्छे से गौर कीजिए बोर्ड पर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले जो आता है वह क्या है? वर्गों तथा समूह का नाम, ठीक है, मतलब ग्रुप एंड पीरियड का जो क्या है? नाम। आप पहले पीरियड को देखिए। पहले पीरियड में आपने क्या देखा? इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है कहां? आप आवर्त सारणी को जब देखेंगे तो ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा ग्रुप कहां? फर्स्ट तथा सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में जो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। साथ में और कौन हो सकता है? बोलिएगा। यहां पर जितने भी हैं किसके, इसमें हम यहां पर कॉमा लेते हैं, देते हैं 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। ये सब के सब क्या है? ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 17 के बाद जो 18 बच गया, वो 18 कौन है? वो इनर्ट गैस एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम, रेडन को 18वीं में आप देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे तक। अब आगे चलेंगे। ट्रांजिशन, संक्रमण तत्व, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट की बारी आती है। संक्रमण तत्व कौन है? संक्रमण तत्व वैसे तत्व हैं जिनको आप देखेंगे आवर्त सारणी में जाकर के 3 से लेकर 12 तक, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। ये कहां मिलेगा? ग्रुप 3 to 12। ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात संक्रमण तत्व हैं, ठीक है। मैं दोबारा पीरियोडिक टेबल पर भी आपको भी बताऊंगा। अब आते हैं अल्कली मेटल्स, क्षार धातु। आप ग्रुप फर्स्ट ए में जो भी देख रहे हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम तक, ये सब क्षार धातु हैं, ठीक है।
और इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये काफी सक्रिय होते हैं और इनकी सक्रियता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर धातुओं का आकार बढ़ता है। इसके ठीक बगल में जो है ग्रुप सेकेंड ए में ऊपर से नीचे तक धातु है, जिसके अल्कालाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अल्कालाइन अर्थ मेटल, जिसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ऊपर से नीचे आने पर इनका भी आकार बढ़ता है और इनकी भी सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार ग्रुप फर्स्ट ए में अल्कली मेटल्स और ग्रुप सेकेंड ए में अल्कालाइन अर्थ मेटल को आपने देखा। ग्रुप फर्स्ट ए का हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अधातु है, वह धातु नहीं है, वह मेटल नहीं है। आइए ग्रुप 15 में चलते हैं। जी फॉर ग्रुप और यहां 15। ग्रुप 15 में जिसको क्या नाम दिया गया है? ग्रुप 15 की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहां पर देखिए नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, ग्रुप 15 जो है वो क्या है? नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसका प्रथम सदस्य क्या है? नाइट्रोजन है, जिसे एन से सूचित करते हैं। और ग्रुप 15 वाले को क्या कहते हैं? पिनिकोजेन। ठीक है, क्या कहते हैं? पिनिकोजेन। ठीक है, उसी जिस तरह मोटा आदमी को मोटा, छोटा आदमी को छोटा कहते हैं, लंबा आदमी को लंबू कहते हैं, उसी तरह ग्रुप 15 वाले को क्या कहते हैं? पिनकोजेन। ये कौन सा फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे तत्व उपस्थित हैं। मैं आगे चलूंगा चेकोजेंस की ओर। ठीक है, चेकोजेंस में क्या होता है? ये ग्रुप 16 अर्थात ऑक्सीजन फैमिली के सदस्य हैं। यहां पर मैं G16 लिख देता हूं, जहां जिसकी शुरुआत जो है ऑक्सीजन जैसे तत्वों से होती है। ठीक है, और यहां पर प्रथम सदस्य आपको ऑक्सीजन मिल चुका है। ऑक्सीजन के नीचे कौन बैठा है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम इत्यादि, जो ग्रुप 16 में वहां पर दिखाई पड़ रहा है। आप यहां पर आकर देखेंगे तो ऑक्सीजन की नीचे सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम आदि। ठीक है, तो इसको कौन सा तक कहते हैं? इसको चेल्कोजेन कहते हैं। और चेल्कोजेन के बाद ठीक बगल में, चेल्कोजेन के ठीक बगल में आप 16 के बाद जाइए 17 मिलता है, इसमें इसको हेलोजन कहते हैं। और हेलोजन जो है क्या है? कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप क्या है? 17 है। ठीक है, जिसमें कौन है? वो सबसे ऊपर पहले फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां आयोडीन पे है, एस्टेटाइन, है ना। इसके बाद चलते हैं क्वाइन मेटल पर। मुद्रा धातुएं, क्वाइन मेटल्स, वैसे मेटल जिसका सिक्का बनाया जाता हो। आप आवर्त सारणी में चलते चलते चले जाइए, यहां पर 11 नंबर में कॉपर है, कॉपर के नीचे यहां चांदी है, एजी, औरम, सोना, ये जितने हैं ऊपर से नीचे तक सबका क्या है? क्वाइन मेटल से इनके सिक्के बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सक्रियता बहुत कम होती है। कौन सी सक्रियता? रासायनिक सक्रियता। जब इनका क्वाइन बना लेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी डैमेज नहीं होगा, इसीलिए इसके गारमेंट्स भी बनते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। सबसे अंत में क्या है? उत्कृष्ट गैस, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। और नोबल गैस मतलब जो अक्रिय गैस होते हैं, यह कहां मिलता है आवर्त सारणी में? ग्रुप 18 में, 18 में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन तक। ठीक है, इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में यहां आपने देखा। आइए कुछ आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनके कुछ और गुणों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की अब डिस्कशन करनी है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को जो है अलग रखा गया है, क्योंकि ये इसकी जानकारी लोगों को बाद में मिली। लेंथेनाइड में कितने हैं? 14 तत्व हैं, और एक्टिनाइड्स में कितने हैं? 14 तत्व हैं। और इस तरह से जो है आवर्त सारणी में यहां पर आवर्त 6 और 7 में, ठीक है, ग्रुप संख्या 6 में और 7 में इस तरह से 14 तत्व जो है आपको देखेंगे तो मिल जाते हैं आवर्त सारणी में नीचे की तरफ। ठीक है, ये 6 का हुआ, जिसको लेंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है, लेंथेनाइड सीरीज, और 7 वाले को एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। कुछ और बातें करनी है आपसे। आवर्त सारणी में आप देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा? यहां पर ग्रुप फर्स्ट और सेकंड वाला एस ब्लॉक है। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है। 3 से लेकर के 12 तक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। और आवर्त सारणी से नीचे यहां पर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पर यह देखना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक मिला? आपको मिला ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में कहां से? ग्रुप 1 और 2 वाला, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इस सभी जो तत्व हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबऑर्बिट में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पी में देखेंगे, यहां पर मिलेगा हमको ग्रुप कहां से? 13 से लेकर के और कहां तक?
18 तक, ठीक है। ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर अभी आप कई प्रश्न लोग पूछते हैं कि क्या हीलियम भी पी ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं, क्योंकि उसको तो एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि हीलियम का जो है परमाणु संख्या कितना है? 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा, इसमें तो एस में प्रवेश करता है। हाँ, एस में प्रवेश करता है, लेकिन ये अक्रिय गैस तत्व है, इसलिए इसको अक्रिय गैसों के साथ रखा गया है, स्थान मिला है, ठीक है। तो ये अभी भी विवाद का कारण है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं थोड़ा आगे चलूंगा और आपको और भी बताऊंगा कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक को खोजना है तो आप 3 से लेकर के 12 तक देखिए। ग्रुप कहां? ग्रुप 3 से लेकर के कहां से? 3 से लेकर के 12 तक कौन है? डी ब्लॉक तत्व, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन तत्वों के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सबऑर्बिट का ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद एफ ब्लॉक जो है आप यहां पर देख रहे हैं, कहां मिलता है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में, ठीक है। कहां मिलता है? लेंथेनाइड, ठीक है। कहां? लेंथेनाइड और किसमें? एक्टिनाइड्स में, ठीक है, जो आवर्त सारणी के नीचे बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, 14 और 14, ठीक है। और यहां पर कुछ और भी समझना है। कोई पूछेगा कि आपको ये क्यों नीचे रखा गया है, बोलिएगा इसकी जानकारी जो है वो बाद में मिली, और ये एफ ब्लॉक तत्व है। इस प्रकार आप एक और बात बताना चाहूंगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है वो कौन है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी आपको सिखाऊंगा। आवर्त सारणी के गुण, आवर्त सारणी में तत्व जो है उनके कुछ गुण हैं, ठीक है। गुण तो बहुत सारे हैं, भौतिक है, रासायनिक है, लेकिन कुछ खास गुण है जिसकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें संयोजकता सिखाया जाएगा, परमाणु का आकार सीखेंगे, धात्विक गुण सीखेंगे, आयनन ऊर्जा का अध्ययन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है। आइए आगे इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ये किस तरह से कार्य करता है। तो हमें इसको रिमूव करने की जरूरत है और देखना है कि ये किस तरह से कार्य करेगा। यहां पर सबसे पहले हम पहला पॉइंट संयोजकता को देखते हैं। संयोजकता क्या है? संयोजकता, ठीक है, इसको वैलेंसी कहते हैं। क्या आप संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हैं? आपका जवाब हाँ होगा। किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संयोजकता का अगर ज्ञान करना है तो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए, मैं उदाहरण लेता हूं कार्बन। यहां परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p कितना होगा? 2 होगा। वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? वाह्यतम कक्षा कैसे जानेंगे? ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, कक्षा पीछे लिखते हैं, ठीक है। ये k होगा और l होगा। आपको कहेगा सेल डायग्राम बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे आप? 2, आप कितना खींचेंगे? 2। कैसे? ये पहला है और ये दूसरा है, प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, ठीक है। ये k है तो ये क्या है? L है। और यहां पर क्या है? ये पहले वाले का क्या है? 1s2, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 यहां लिख दिया, ठीक है। और दूसरे में क्या है? 2s2, 2p2, तो 2s2 दूसरे में, s वाले में 2 है, और क्या है? 2p2, p वाले में भी 2 है। अब बताइए वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4, ठीक है। अब आइए संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता मतलब क्या होता है? किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों का युग्म कैसे जानेंगे? sp_d अब सबको पता है, आपको पता होगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में कितना होता है? p में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक करके ये ऐसे सेट करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है, ठीक है। और यहां पर d के लिए, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर जो है, यहां पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवाएंगे, और उसके बाद जो है यहां पर हम लोग एंटी पैरेलल लिखेंगे। और f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। f में कितने होते हैं? 14। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 7 के बाद 7 और इलेक्ट्रॉन हमको रखने पड़ेंगे। यहां पर हमने ये सेट कर दिया है, ठीक है। तो ये s है, ये p है, ठीक है, ये d है, और ये f सब ऑर्बिट हैं, ठीक है। अब कुछ मैं आपको और समझाना चाहता हूं
जैसे यहां पर इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम देखेंगे तो S2 है, 2S2 है और 2p, p के लिए यहां पर 2p है ना, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को डालिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? 4, लेकिन संयोजकता कितनी है? देखने से तो लगता है 2, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जी नहीं, संयोजकता कितना होगा? यहां पर इसकी संयोजकता 4 होती है। क्यों? क्योंकि संयोग करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, और संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही किसी परमाणु की क्या होगी? संयोजकता होगी। तो यहां पर क्या होगा? उत्तेजित अवस्था में ये इसके पास चला जाता है, ठीक है। यह क्या हो जाता है? 3 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। कब? जब आप ये बॉन्ड का निर्माण करता है। लेकिन लिखने के लिए आप हमेशा क्या लिखेंगे? जब ऐसा हो जाए तो ऐसे आप लिखिए, ठीक है। लेकिन जब ऐसा ना रहे तो यहां 2s2 और 2p 2 ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और संयोजकता कितनी है? 4 है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो तो फिर 4 क्या करते हैं? सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, और ये 4 अपने ऐसे 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंधन बनाकर आयतन कक्षा का विन्यास 2s2 2p 2 से, जो पहले था क्या था? 2s2 था और 2p 2 था, उससे कहां ले जाते हैं? 2s2 और 2p 6 की तरफ, ठीक है, जो नियॉन का विन्यास होता है, और या फिर ये गैस की अवस्था को प्राप्त करते हैं, बंधन बनाने के बाद अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस की अवस्था प्राप्त नहीं करते बल्कि अक्रिय गैस जैसा विन्यास बनाते हैं, ठीक है, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मैं आगे चलता हूं। अभी आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन देखा, ठीक है, संयोजकता देखा। संयोजकता को थोड़ा मैं और समझाना चाहूंगा आपको। जैसे नाइट्रोजन के केस में आप चलिए तो नाइट्रोजन का देखिए, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये 2 ऐसे उदाहरण हैं 7 और 15 जिसमें बहुत सारा चीज आपको क्लियर होगा। ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p कितना होगा? 3 होगा। देखिए आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी? देखिए p ब्लॉक तत्व है, एक संयुक्ता निकालने का एक और सूत्र है। p ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजकता 3 होगी। अब देखिए साबित करते हैं इसको। 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर क्या है? 2p3 हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5, और संयोजकता कितनी होगी? 3, ठीक है। अगर उत्तेजित अवस्था में भी, ठीक है, ये जाए तो ये अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जगह ही नहीं है। क्यों? पहले में s होता है, दूसरे में s होता है, दूसरे में p होता है, तीसरे में s होता है, तीसरे में p होता है, तीसरे में d होता है, ठीक है। दूसरे में s और p 2 ही है, ठीक है। मैं आगे चलता हूं। आइए नाइट्रोजन के बाद हम फास्फोरस का उदाहरण लेते हैं। 15 है, ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p 6 होगा, ये 3s2 होगा और ये 3p क्या होगा? 3 होगा। तो प्रथम सेल, द्वितीय सेल और तृतीय सेल, k है, l है और क्या है? m है। अब क्या करेंगे? जरा इसको देखेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां 5 है, ठीक है। संयोजकता कितनी होगी? बॉक्स डायग्राम बना करके तुरंत हम पता कर लेंगे संयोजकता कितनी होगी। यहां कितनी होगी? 3 है, ठीक है। लेकिन आज हम उच्चतम संयोजकता भी खोज पाते हैं, जो कैसे में प्राप्त होगा? यह सामान्य अवस्था का विन्यास है। जब उत्तेजित अवस्था में यह जाएगा तो 3s2 के भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अनपेयर्ड हो जाएंगे। कैसे होंगे अनपेयर्ड? इसकी कहानी कुछ और है। प्रथम कक्ष में s उपकक्षा होता है, दूसरे में s होता है, दूसरे में p भी होता है, तीसरे में s है, तीसरे में p है और तीसरे में d भी है, ठीक है। यहाँ d खाली है। आइए यहाँ 3d लिखते हैं और 3d 0 है। 3d के लिए 5 यहाँ पे बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 5। यहाँ 4 1 5 हो गया, और उत्तेजित अवस्था में यह यहाँ एंट्री करेगा। 3d 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? यहां पर देखते हुए, ऐड करते हुए उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों को यहां पर उच्चतम संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, संयोजकता क्या है? 3 है, और उच्चतम संयोजकता 5 है, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी परमाणु की आयतन कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और किसी परमाणु की आयतन कक्षा में उपस्थित कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंधन निर्माण में हिस्सा लेते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उसी की संख्या को संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। तो आज संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच जो भ्रम था वह दूर हुआ। आप सीखे, इसका प्रयोग कीजिए और समझ पाइएगा, ठीक है। आवर्त सारणी में संयोजकता का क्या महत्व है, याद रखिएगा। आइए आवर्त सारणी में संयोजकता को समझते हैं कि संयोजकता आवर्त सारणी में किस तरह से कार्य करता है। अगर आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है ग्रुप नंबर, मतलब क्या? वर्ग संख्या। ये वर्ग संख्या जो है, ठीक है, ये कहां से कितने ग्रुप हैं आपको पता है? 1 से लेकर के, और आप काउंटिंग करेंगे तो ये कितने हैं? 18 ग्रुप तक है, ठीक है।
ठीक है, तो क्या 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? नहीं। फिर किस तरह से निकालते हैं? तो एस ब्लॉक के लिए क्या करते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर कर देते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए ब्लॉक वाइज आप सीखिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, आप लिथियम के नीचे थोड़ा सोडियम पे आ जाइए, ठीक है, और पोटासियम पे ले लीजिए। ये 1 है, ये कितना है? 11 है, और ये कितना है? 19 है। ये 1s2 होगा, ये 2, यहां पर क्या होगा? ये 1s1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पे हम लिख रहे हैं। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहां 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा? 6 होगा, 3s2, 3p6 और 4s1। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। अब आप बताइए, वायतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को खोजने की बारी है, तो हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम सब की वायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बताइए। एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में वायतम कक्षा का विन्यास, सोडियम के केस में वायतम कक्षा का विन्यास और पोटासियम के केस में वायतम कक्षा का विन्यास क्या होगा? हम यहां पर लिखते हैं 1s1 होगा, यहां 3s1 होगा, यहां 4s1 होगा। ठीक है, इसकी वायतम कक्षा 1, इसकी 3 और इसकी 4 है। ठीक है, सब में वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की यहां संख्या भी दिखाई जा रही है। इस प्रकार सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, जो क्रमशः एक ही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। हम आवर्त सारणी में जब जाते हैं तो प्रथम ग्रुप में चले जाते हैं, और प्रथम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे पीरियड की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, और इस प्रकार सबकी संयोजकता क्या है? 1 है। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1 है। कभी कभी संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है, और कभी असमान भी हो सकती है। एस ब्लॉक तत्वों के केस में जितनी संयोजकता होगी उतनी ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड नहीं है, जो क्या है? अयुग्मित नहीं है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। आइए हम बात करते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की, जहां परमाणु संख्या 4 है और यहां पर 12 है। ये 1s2 होगा। ठीक है, ये 2s2 होगा। प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। यहां 1s2 होगा, यहां 2s2 होगा, यहां 2p6 होगा, हो गया, और यहां क्या होगा? 3s2 होगा। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। आप हमको एक बात बताइए, दोनों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेरिलियम भी 2 है और मैग्नीशियम भी 2 है, लेकिन दोनों की वायतम कक्षा का विन्यास 2s2 है और 3s2 है। अर्थात बेरिलियम धात्विक गुण के कारण द्वितीय कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, और मैग्नीशियम जो है तृतीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। और आप s2 की बात करते हैं तो s2 में तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी आपने बोला है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही संयोजकता नहीं। अगर धातु का केस हो और धातु हाईली रिएक्टिव हो, इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, और आवर्त सारणी में यह अल्कली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल अर्थात ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का अगर मेंबर हो, तो ऐसी अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी धात्विक प्रवृत्ति के कारण, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के गुण के कारण यह जरूर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अर्थात इन दोनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और दोनों की संयोजकता भी क्या होगी? 2। क्योंकि संयोजकता का मतलब होता है किसी परमाणु की वायतन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का प्रतिक्रिया में या केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेने वाला जो संख्या है वही है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। मैं डी ब्लॉक के केस में आपको दिखाऊंगा कि संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, आप देखेंगे वायतम कक्षा के अलावा कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, वहां डी का भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ठीक है, और वह भी बंधन निर्माण में भाग लेता है, तो वह भी संयोजी इलेक्ट्रॉन में गिना जाता है। तो एक एक करके आप समझिए कि वायतम कक्षा के वैसे इलेक्ट्रॉन जो बंधन निर्माण में भाग लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, मैं आगे चलूंगा, कुछ और बताऊंगा आपको। संयोजकता की परिभाषा के बारे में आपने थोड़ा सा समझा। इसके उदाहरण एस ब्लॉक के लिए देखिए। आइए पी ब्लॉक के लिए देखते हैं, पी में होता क्या है। पी के लिए हम लेते हैं एक उदाहरण जो जिसमें हमको बोरन मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हमारे सामने है। परमाणु संख्या है 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा और 5 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1 होगा। यहाँ पर 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p2 होगा। यहाँ 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p3 होगा। यहाँ 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। यहाँ 1s2, 2s2 और 2p कितना होगा?
5 होगा। ठीक है, इस प्रकार आयतन कक्षा का जब विन्यास देखें तो सबका 2s2 वाला है, ये 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 7 है। आइए ये कौन सा तत्व है? पी ब्लॉक तत्व। क्यों? क्योंकि इनके आयतन कक्षा में जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है ns2, ठीक है, और np1 to 6, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। और यहां पर आप ये देखेंगे कि यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने देखी है कि 3 4 5 6 इस तरह से क्रमशः है। कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। संयोजकता क्या है? पी ब्लॉक के लिए संयोजकता अगर निकालना हो तो संयोजकता अगर निकालना हो किसके लिए? फॉर पी ब्लॉक, तो क्या करेंगे बताइए? यहां फॉर्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या करना है? 8 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, सबसे शॉर्टकट है। आप बोरन के केस में देखिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 कर दिया तो कितना होगा? यहां पर देखिए, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाना है, ठीक है। बोरन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और इसकी संयोजकता भी क्या होगी? 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का ये निर्माण करता है, ठीक है। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको थोड़ा आगे बढ़िए, इसके केस में थोड़ा, इसके कार्बन के केस में चलिए, ठीक है। 8 माइनस 4 कर दीजिए, 4 होगी संयोजकता, ठीक है। मैं थोड़ा आगे चलता हूं, कार्बन के केस को चलिए, नाइट्रोजन में चलिए, 8 माइनस 5 लेना है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। ऑक्सीजन का देखिए 8 माइनस कितना है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। फ्लोरीन का केस देखिए 8 माइनस 7, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोरन के केस में मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। बोरन के पास क्या हुआ? ये फॉर्मूला लगा नहीं, क्यों नहीं लगा? क्योंकि 8 माइनस कितना है? हमने 3 कर दिया, रिजल्ट कितना रहा था? 5। क्या इसकी संयोजकता 5 होगी? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का निर्माण करता है। वायतम कक्षा में तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके कितने इलेक्ट्रॉन है वायतम कक्षा में? वायतम कक्षा में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरन की संयोजकता अगर देखनी है तो आवर्त सारणी में चलिए, ठीक है। आवर्त सारणी में बोरन की संयोजकता यहां पर जो है 3 है, देखते हैं 3rd ए लिखा हुआ है, मतलब ये यही संयोजकता होता है, ठीक है। ऊपर देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, संयोजकता भी इसकी क्या होगी? 3 होगी। 3 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी परमाणु की वायतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसकी संयोजकता नहीं हो सकती है, किसी भी कीमत पर। इस बात को याद रखें, ठीक है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी बातें होती है तो वो एक सर्टेन कंडीशन में सही होता है, और कुछ देर बाद जब वो कंडीशन हट जाता है तो वो बातें जो क्या होती है, उस पॉइंट की गलत साबित होती है, जो आपने अभी बोरन के केस में देखा है। तो आइए पी ब्लॉक एलिमेंट का हम अध्ययन कर चुके हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन देख चुके हैं और संयोजकता देख चुके हैं। कभी भी पी ब्लॉक तत्व का संयोजकता निकालना हो तो 8 माइनस क्या करेंगे? 8 माइनस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना। लेकिन कुछ अब बात इसके अलग है, मैं बढ़ूंगा आगे और संयोजकता की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आप डी के लिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप, मैं एक उदाहरण देता हूं यहां पर, जैसे आप स्कैंडियम को ले लीजिए, 21 है, ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, ये 2p6 होगा, ये 3s2 होगा, ये 3p6 होगा, ये 4s2 होगा और ये 3d क्या होगा? 1 होगा। वायतम कक्षा क्या है? ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष है, यह भी तृतीय है और ये चतुर्थ कक्ष है, ठीक है। लेकिन आप यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेगा तो सबसे बाहरी कक्षा 4s2 का तो इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में डी का भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है। किसके लिए? जब डी ब्लॉक एलिमेंट का आप अध्ययन करते हैं, जो आवर्त सारणी में 3 से लेकर 12 तक उपस्थित है। 3 से मतलब ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक उपस्थित है। तो यहां पर क्या करेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? कितना हो गया है? 3 हो गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसकी संयोजकता कितनी होगी? या इसकी संयोजकता जो है 3 ही होगी, ठीक है। संयोजकता कितनी होगी? 3 ही होगी। परिवर्तनशील संयोजकता भी समझिए, ठीक है। आप आयरन के केस में देखिए, यह फेरस भी है और क्या है? फेरिक भी है, यह क्यूप्रस भी है और क्या है? क्यूप्रिक भी है, ठीक है। स्टेनस भी है और स्टेनिक भी है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, और वो कौन से हैं? वो संक्रमण तत्व हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो वेरिएबल वैलेंसी के कारण, परिवर्तनशील संयोजकता के कारण जो है यहां पर अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जब ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो नाम के पीछे अस लगता है, और जब उच्च होती है तो इक लगता है। जैसे फेरस है, फेरिक है, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है, स्टेनस है, स्टेनिक है, ठीक है।
तो इस तरह से आप ये भी याद रखेंगे। आइए अब आगे आप सीखते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार किस तरीके से आवर्त सारणी में आप देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, साइज ऑफ एटम पे चलते हैं और दो हम एटम कोई भी लेते हैं, जैसे लिथियम है और क्या है, सोडियम। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 3, और सोडियम की कितनी होती है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s1। इसकी वायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। K सेल, L सेल, यहां 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा और 3s1 होगा। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा, K, L और M। K है, L है और M कक्षा है। यहां भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। अब देखिए लिथियम और सोडियम दोनों के लिए अगर सेल का डायग्राम बनाया जाए तो लिथियम के पहले सेल और दूसरे सेल ऐसे दो बनेंगे, K और L। तो क्या होगा, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और यही सोडियम की बात अगर आप करें तो यहां कितना सेल बनाएंगे, ये 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे यहां, और यहां क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब आप बताइए साइज किसका बड़ा है, ये लिथियम है और ये क्या है, सोडियम है। सोडियम लास्ट सेल 3s1 और लिथियम का 2s1 है। ठीक है, तो क्या है, परमाणु का आकार केंद्रक से नाभिक से अंतिम कक्ष तक, वहां तक जहां तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, इस दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्या होता है, परमाणु का आकार भी बढ़ता है। अब परमाणु का आकार अगर बढ़ता है, इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आने पर इसका हाइड्रोजन के लिए आप देखेंगे, हाइड्रोजन के लिए कितना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऊपर से नीचे आने पर किसमें, अगर ग्रुप समान हो, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर होता है, तो जैसे NS1। ठीक है, हम यहां पर हाइड्रोजन लिथियम, यहां पर सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम के लिए देख रहे हैं, वायतन कक्षा का विन्यास क्या होगा, यहां पर 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7 क्या है, 7s1। अब आप ही बताइए ऊपर से नीचे आने पर क्या सेम है, बोलिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 1 और 1 सेम है। ठीक है, क्या सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप नंबर सेम होगा। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या चेंज कर रहा है, ये लास्ट सेल इसका 1 है, इसका लास्ट सेल कितना है, 2, इसका 3, इसका कितना है, 4, इसका 5, इसका 6 और इसका क्या है, 7। मतलब ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है। और परमाणु का जब आकार बढ़ेगा तो हाइड्रोजन से बड़ा है, लिथियम से बड़ा है, सोडियम से बड़ा है, पोटासियम से बड़ा है, रुबिडियम से बड़ा है, सीजियम से बड़ा है, फ्रांसियम। इसी प्रकार बेरिलियम से बड़ा है, मैग्नीशियम से बड़ा है, कैल्शियम से बड़ा है, स्ट्रोंसियम से बड़ा है, बेरियम से बड़ा है, रेडियम। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, अर्थात धात्विक गुण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ऐसा यही नहीं, सब जगह दिखाई पड़ता है आवर्त सारणी में, जहां जाएंगे वहां। ठीक है, फिर मैं कुछ और भी बात करता हूं। यह तो ऊपर से नीचे आने की बात रही। अगर परमाणु के आकार के बारे में बात करें तो यदि आवर्त की संख्या समान हो, ठीक है, क्या हो, आवर्त की संख्या समान हो, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आइए देखेंगे। कार्बन, कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्लोरीन। अंतिम कक्षा क्या है, सबके लिए 1s2 2s2 होगा और 2p क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहां पर भी 1s2 2s2 और यहां पर क्या होगा, 2s2 और 2p3, यहां 2s2 2p4, 2s2 2p5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका आप देख लीजिए, यहां पर 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 7 है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, तो आप भी देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, अगर आप डी ब्लॉक तत्व का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सब में 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। मतलब कार्बन को 14 में खोजिए, नाइट्रोजन को 15 में, 14 में, 15 में, 16 में और 17 में आपको मिल जाएगा, इस तरह से पूरा। ठीक है, जो हमने यहां देखा है, देखिए कार्बन 14 में है,
15 में, 16 में और 17 में, और 14 के नीचे 4a, 15 के नीचे 5a, 16 के नीचे 6a और 17 के नीचे 7a लिखा हुआ है। मतलब क्या, इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन वाले में 6, नाइट्रोजन फैमिली में 5 और कार्बन फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करते हैं, यहां पर सबके लिए कितना है, सेकेंड सेल है, तो सेकेंड सेल में आप देखिए, सेकेंड सेल है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। यह किसकी कहानी है, कार्बन की। अब कार्बन क्या है, कार्बन के आगे नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वहां पर क्या होता है, आप बाएं से दाएं जैसे ही जाते हैं आप नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। क्या होता है, नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। अब जरा आप दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचिए कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है। इस प्रकार साइज में कौन सा परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्या हो सकता है, यह सोचने की बात है। जैसे वायतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कंट्रैक्शन आएगा, क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन, ठीक है। मतलब साइज क्या होगा, छोटा होने की तरफ आएगा। मैं एक छोटी सी आपको एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। आप ज्यादा मत करिए, आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन को सामने रखिए, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, 2s2p4 है और फ्लोरीन का 2s2p5 है। अब क्या होगा, केंद्रक के चारों ओर फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल। यहां कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फ्लोरीन के लिए देखिए, यहां फर्स्ट है, सेकेंड है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहां फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 9 और ऑक्सीजन की कितनी है, 8, ठीक है। यहां 8 पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यहां कितना होगा, हमको 8 लिखना चाहिए, कितना, 8 पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और यहां 9 पॉजिटिव चार्ज कितने, 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए संकुचन कहां ज्यादा होगा, क्या होगा, संकुचन कहां ज्यादा होगा। संकुचन के मामले में संकुचन जो है कहां, फ्लोरीन में ज्यादा होगा, क्योंकि यह 7 पॉइंट से जो क्या होगा, संकुचित होगा। इस प्रकार साइज क्या हो रहा है, घट रहा है ना। सेकेंड सेल यहां भी है, सेकेंड सेल यहां है, तो सेकेंड सेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बढ़ती है, संकुचन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और संकुचन बढ़ने के कारण क्या होता है कि वहां पर साइज क्या हो जाता है, छोटा होता है। इस प्रकार आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। मैं आगे चलता हूं, परमाणु का आकार आप समझ चुके हैं। आइए धात्विक गुण की चर्चा करते हैं। धात्विक गुण बहुत ही सामान्य बात है। धात्विक गुण क्या है, किसी परमाणु का या किसी धातु का वह गुण जिस गुण के कारण वह धातु जल्दी से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। यह जल्दी से का मतलब क्या है, जिसकी सक्रियता अधिक होगी वो अधिक आसानी से और जल्दी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसमें, सीजियम और फ्रांसियम में, ठीक है। यहां पर क्या है, 2s1, यहां 3s1, यहां 4s1, यहां 5s1, यहां 6s1 और यहां 7s1। क्या देखा आपने कि लिथियम दूसरी कक्षा से, सोडियम तीसरी से, पोटासियम चौथी से, रुबिडियम 5वीं से, सीजियम 6ठी से और फ्रांसियम 7वीं कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर सकता है। अब आप ही बताइए इलेक्ट्रॉन का परित्याग कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग वो करेगा जिसका साइज बड़ा है। क्यों, क्योंकि बड़े साइज होने के कारण नाभिक काफी दुर्बलता से उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेल है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है और क्या है यहां पर, सेवेंथ सेल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है और सेवेंथ में भी है, ठीक है। सबको नाभिक ने अपनी ओर खींचा है, ठीक है। अब बताइए नाभिक का बल सबसे ज्यादा किस पर लगेगा, नजदीक वाले पर, ठीक है। उससे कम, उससे कम, उससे कम। जैसे जैसे सेल का आकार बड़ा होगा, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, उसी प्रकार
यहां पर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, घटते जाता है। इस प्रकार धात्विक प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। धात्विक प्रवृत्ति क्या है, किसी धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़ने का गुण, अर्थात विद्युत धनात्मकता। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर, समान ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, अर्थात विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन खोने का, त्यागने का गुण बढ़ता है, अर्थात धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और अधात्विक गुण घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ऐसा होता है अल्कली मेटल्स में, ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकंड में, अल्कालाइन अर्थ मेटल में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, बाकी के जहां भी जाएंगे आप यही चीज आपको दिखाई पड़ेगा। धात्विक गुण जो है धातुओं में पाया जाता है, इसलिए हमने इसकी चर्चा धातुओं में करी है। ठीक वही बात आपको दिखाई पड़ेगा यहां पर। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलता हूं और दिखाता हूं आपको कि आयनन ऊर्जा क्या है। ठीक है, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, गैसीय अवस्था में किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या है, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा क्या है, गैसीय अवस्था में किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, उस परमाणु की आयनन ऊर्जा करते हैं। मतलब देने के लिए या लेने के लिए। आयन दो तरह का होता है, एक्स नाम का तत्व है जी, उसकी गैसीय अवस्था है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर क्या होगा, एक ऋणावेश रहेगा। ठीक है, यहां पर, और वाई नाम का तत्व है जी, उसकी गैसीय अवस्था है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तो वाई पर एक धनायन रहेगा, और संतुलित करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा जो है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और लूज इंथैल्पी, मतलब देने के लिए और हटाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आगे बढ़ता हूं। और आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, देखिए, किसी भी परमाणु की आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी आई कहते हैं, या इसी को कहते हैं आयनन ऊर्जा, निम्न बातों पर निर्भर करती है। किस पर, आयनन ऊर्जा निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला है परमाणु त्रिज्या पर, ठीक है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, और तीसरा है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्बिटल्स के नेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके समझेंगे कि आईपी से क्या, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाता है तो आवर्त सारणी समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले परमाणु त्रिज्या, ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला देता हूं, आईपी या आई या परमाणु, ये जो है परमाणु त्रिज्या के बीच इसका संबंध ये है कि 1/r है। ठीक है, ये परमाणु त्रिज्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद नाभिकीय आवेश, नाभिक का आवेश क्या है, परमाणु संख्या का जैसा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखें। जेड क्या है, परमाणु संख्या, केंद्रक में उपस्थित कुल धनावेश की संख्या। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और इसका एक उदाहरण दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, परमाणु त्रिज्या, नाभिकीय आवेश और ऑर्बिटल की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और यहां पर आपको इसको साबित करके दिखाऊंगा आयोनाइजेशन ऊर्जा किसका ज्यादा है। ठीक है, दो लेते हैं, हम कहते हैं यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है लिथियम की और सोडियम की। ठीक है, तो देखिए धातु के केस में अलग होता है, धातु के केस में अलग होगा, उपधातु के केस में अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर निकालना हो तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दूसरा लूंगा, कार्बन और नाइट्रोजन का केस लीजिए, सबसे सटीक एग्जांपल है। परमाणु संख्या 6 होगी और परमाणु संख्या क्या होगा, यहां पर 7 होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा, 2s2 होगा, और 2p कितना होगा, 2 होगा। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1s2 होगा, यहाँ 2s2 होगा, और यहाँ 2p3 होगा। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप बताइए परमाणु की त्रिज्या किसकी बड़ी है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस पर आते हैं, यहां भी सेकंड सेल, यहां भी सेकंड सेल, यहां सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और यहां कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहां 5 जगह से संकुचन होगा। मैंने बोला है यदि सेल की संख्या समान हो, 2 और 2 हो, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर परमाणु का साइज क्या होता है, घटता है। मतलब रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, से बड़ा है रेडियस ऑफ क्या, कार्बन। ठीक है,
और आप फॉर्मूले से क्या जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि बड़ी किसकी है, कार्बन की त्रिज्या बड़ी है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, ठीक है, इससे ज्यादा होगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, परमाणु संख्या जिसकी ज्यादा है, ठीक है, परमाणु संख्या किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, Z 7 है, कार्बन कितनी है, 6 है। तो परमाणु संख्या बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उस फार्मूले से भी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यह फार्मूला काफी है आयनन ऊर्जा को समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, एक बात और है जो आपको यहां समझना पड़ेगा, वो ये है कि यदि आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का केस लें, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का केस देखें, यहां 7 है और यहां 8 है, ये 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, और यहां 2p कितना होगा, 3 होगा, यहां पर 2p 4 होगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर बॉक्स डायग्राम हम बना रहे हैं 1 2 3 और 4, यहां 1s2 होगा, ये 2s2 होगा, और 2p कितना होगा, 3 होगा। तो क्या होगा, यहां पर देखिए तमाम फॉर्मूले हैं, ठीक है। परमाणु संख्या इसकी ज्यादा है तो रेडियस क्या किसका ज्यादा होगा, रेडियस जो है वो नाइट्रोजन वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किसे, रेडियस ऑफ ऑक्सीजन से। इसका मतलब आप जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, मतलब एनर्जी किसका ज्यादा होगा, जिसका r छोटा होगा, ठीक है, जिसका r छोटा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यह फॉर्मूला यहां पर गलत हो जाता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका परमाणु संख्या Z का मान भी जो है क्या है, Z ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 है, और Z ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 7 है। तो ऑक्सीजन का जो है फॉर्मूले से बनाते हैं तो ऑक्सीजन का एनर्जी क्या होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाता है। लेकिन नहीं, आप ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी को देखिए, ठीक है। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी सबऑर्बिट तब स्टेबल है या तो यह पूरा भरा हुआ रहे या क्या हो, ठीक आधा भरा हुआ रहे, ठीक है। मतलब पी भी स्टेबल कब है, जब या तो ठीक पूरा भरा हुआ रहे या आधा भरा हुआ रहे। देखिए आधा इसको भरते हैं, ठीक है, इसको आधा भरते हैं, ठीक है। यही केस है डी में, डी भी स्टेबल कब है, जब यह ठीक आधा भरा हुआ रहे, नहीं तो यह क्या हो, पूरा भरा हुआ रहे, पूरा भरा हुआ रहे। तो इस प्रकार एफ के केस में भी आप आएंगे तो यही चीज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसी सिद्धांत से आप दोनों के ऑर्बिटल को देखिए और समझिए। ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का है, यहां पर क्या है, 2 अनपेयर्ड है, ठीक है, और यहां पर 3 अनपेयर्ड है। तो किसकी स्थायित्व तो ज्यादा है, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। और यही कारण है कि इसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए का ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार आयनन ऊर्जा का मान यहां पर नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला उदाहरण जो मैंने लिख के मिटा दिया था, जरा उसके बारे में भी हम समझना आपको चाहेंगे, है ना, समझाना चाहेंगे। पहले हमने लिखा था क्या, लिथियम और सोडियम, आइए उसको भी देखते हैं, ठीक है। लिथियम परमाणु संख्या यहाँ कुछ इसकी होगी, ठीक है, यहां पर लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है, 3, और सोडियम की कितनी है, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा और 2s1 होगा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। वहीं पर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में क्या होगा, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 और 3s1, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या, रेडियस ऑफ सोडियम क्या है, ये बहुत ज्यादा है, किससे, रेडियस ऑफ किससे, लिथियम से। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। रेडियस बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। रेडियस छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार लिथियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपको हटाना है तो अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और नाभिक ने उसके इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से अपनी ओर पकड़ा है। अगर उसको हटाना है तो उसको अधिक ऊर्जा लगेगी, अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी का मान, ठीक है, क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना ऑफ लिथियम, ये बहुत बहुत ज्यादा है, किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्या, सोडियम से। ये इस तरह से वो तमाम कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता था वो क्लियर हुआ। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का ये पॉइंट
क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी से मिलता जुलता है और बिल्कुल इसी पर डिपेंडेंट है, मैं आपको बता देता हूं, और विद्युत ऋणात्मकता भी मैं समझाता हूं, ठीक है? तो अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और विद्युत ऋणात्मकता क्या है। पॉइंट नंबर हम लोग आगे चलेंगे, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? पहला 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉन प्रीति, है ना? इलेक्ट्रॉन प्रीति का मतलब समझिए, अभी आपने आयनन ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, किसी गैसीय अवस्था में किसी परमाणु की वायतन कक्षा में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? यहां पर या मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं, ठीक है? आप देखिए ये जिस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी आपका चलता था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको EA कहते हैं, क्या कहते हैं? EA, ठीक है? तो जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी चलता था उसी तरह चलेगा क्या? उसी तरह चलेगा ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? और यह भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु त्रिज्या के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है? और यह भी नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये चीज को समझिए, वो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए और ये देने के लिए, ठीक है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसमें भी दे देता हूं, ठीक है? आप लिथियम और सोडियम वाला ही लीजिए, ठीक है? ये 3 था और ये कितना था बताइए? 11, ये 1s2 होगा, ये 2s1 होगा। वायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहां 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पहली, दूसरी और तीसरी वायतन कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये क्या है? वो इलेक्ट्रॉन प्रीति। इलेक्ट्रॉन को अधिक मजबूती से कौन पकड़ेगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति कौन प्रेम रखेगा, ठीक है? तो वही रखेगा जिसके नाभिक के ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं लिथियम ने अपने कौन से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कहां पकड़ रखे रखा है और सोडियम ने कहां पकड़ा है, आप देख लीजिए, इसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? लिथियम ने पहले में नहीं, एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में पकड़ के रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम का केस देखिए, सोडियम के केस में क्या होगा? इसने पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा आप ही बताइए? या नाभिक से नजदीक है किसका इलेक्ट्रॉन? लिथियम का इलेक्ट्रॉन। और सोडियम का क्या है? नाभिक से ज्यादा दूर है, सोडियम का 3rd सेल में है और लिथियम का 2nd में है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? सोडियम से ज्यादा होगा, ठीक है? उसी प्रकार अन्य भी। मैं चलता हूं आगे, तो आइए देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या है। बहुत सारे लोगों को यहां पे कंफ्यूजन होती है, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रीति क्या है? गैसीय अवस्था में किसी परमाणु की वायतन कक्षा में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्रीति कहते हैं, ठीक है? विद्युत ऋणात्मकता क्या है? किसी परमाणु का वह गुण है जिस गुण के कारण कोई भी परमाणु बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है, वही उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और विद्युत ऋणात्मकता का आप देखेंगे कि यह परमाणु त्रिज्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बताओ, इसके अपोजिट चलता है, ठीक है? एक्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी। उदाहरण के लिए आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब के सब कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 7। और यहां पर क्या है? यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहां भी, यहां पर मैं ब्रोमीन लिख देता हूं, यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां पर क्या है? आयोडीन, यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि यहां पर 2nd सेल, यहां पर 3rd सेल, यहां पर 4th और यहां 5th है, ठीक है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? जिसका साइज छोटा होगा। साइज किसका छोटा है? फ्लोरीन का छोटा है। किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन का छोटा है किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन का छोटा है किससे? आयोडीन से। इस प्रकार आपने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता जो है किसी परमाणु का वह गुण है जिस गुण के कारण इलेक्ट्रॉन की बंधित जोड़ी को और वो अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। और आवर्त सारणी में आप देखेंगे जब आप विद्युत ऋणात्मकता की चर्चा करते हैं तो आप इस टेबल में चले, अल्कली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल में, तो ऊपर से नीचे आने पर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? घटेगी, ठीक है? बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में प्रायः क्या होता है? साइज घटता है और ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, ठीक है? ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है? समान ग्रुप में बढ़ता है। और समान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होता है? घटता है। अर्थात साइज घटने का एटॉमिक रेडियस भी घट रहा है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? इस प्रकार ये पीरियोडिक टेबल यहीं पर समाप्त होता है। मैं आगे भी बताऊंगा। थैंक यू।